अब हमारे पास सेशन 12 है जिसके अंदर हम एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेप्शंस नाम से ही हमें पता चल रहा है क्या है यहाँ पर एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस का मतलब ये होता है कि हमारे प्रोग्राम में कोई ऐसी चीज जो सिंटैक्टिकली तो ठीक हो, मकसद ये कि जब हमने प्रोग्राम करा कंपाइल टाइम पे हमारे पास कोई एरर नहीं देगा, लेकिन जब रन टाइम के ऊपर यूजर आपके एप्लीकेशन को यूज कर रहा होगा ना, तो उस वक्त कोई ना कोई एरर आ सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में कौन कौन से एरर आ सकते हैं उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि यूजर तो आपको नहीं पता ना, यूजर तो कुछ भी टाइप कर सकता है, तो आपने ये सब चीजें एक्सेप्शन के अंदर डिफाइन करनी पड़ती है कि अगर यूजर इस तरह का कोई काम कर ले तो उसको इस तरह का मैसेज शो हो जाए, हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश ना हो, हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश ना हो। खैर इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। अब यहां पर देखो बेटा क्या चीज है, डिस्क्राइब एक्सेप्शन, एक्सेप्शन टाइप्स ऑफ एरर एंड एक्सेप्शंस, describe the exception class, describe exception handling, try, catch, block, finally block, execution flow of exception and guideline to exception handling। खैर ये तमाम चीजें जो है हमारे पास जो है वो इसमें हम देखेंगे। अच्छा जनाब, आते हैं काम के ऊपर। बात यहाँ पर क्या करें, जावा इज वेरी रोबस्ट एंड एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फीचर्स सच एज क्लासेस, ऑब्जेक्ट इंटरफेसेस, inheritance and so on make Java a strong, versatile and secure language. However, no matter how well a code is written, it is prone to failure or behave erroneous in certain condition। यहाँ पर बात करें कि कभी कभार हमारा वही जो मैंने आपको बात बताई है कि हमारे पास कोड तो सही लिखा हुआ है, लेकिन उसके सूरत हाल में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है जो अनएक्सपेक्टेड हो। हमें तो लग रहा हो कि भाई यहाँ पर चीज सही होगी, लेकिन मिसाल के तौर पे हम कोई फाइल एक्सेस करना चाह रहे हैं, उस वक्त तो वो फाइल थी मौजूद जब हमने सॉफ्टवेयर बनाया, बस बाद में हमने वो फाइल वहां से रिमूव कर दी, तो कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है अगर क्लाइंट दोबारा से वहां से फाइल एक्सेस करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह की डिफरेंट सूरत हाल होती है जिसके अंदर जो है हमें एक्सेप्शन को हैंडल करना होता है। एक्सेप्शन को क्या करना होता है, हैंडल, कि अगर ये एक्सेप्शन आ जाए तो फिर किस तरीके से इसको हैंडल करा जाए, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। सही है, यानी कि एक्सेप्शन क्या है, कोई ऐसी चीज जो अनएक्सपेक्टेडली हो जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम क्रैश हो सके, लेकिन हमने क्रैश होने से बचाना है तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करना है, और दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, अब देखो यहां पर एक्सेप्शन की एक और डेफिनेशन बता रहे हैं। एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट और एन एबनॉर्मल कंडीशन इन अ प्रोग्राम occurring during execution of a program that lead to disruption of normal flow program instruction। यानी कि एक प्रोग्राम नॉर्मल फ्लो से चल रहा है, अभी टॉप टू बॉटम हम काम करते जा रहे हैं, एकदम से कोई एरर आ जाए और जिसकी वजह से हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए, एक एबनॉर्मल कंडीशन आ जाए, दैट इज कॉल्ड योर एक्सेप्शन। अब बोले एक्सेप्शन कहाँ कहाँ आ सकती है, तो मोस्टली ये उन्होंने कुछ 4 चीजें बताई है। एक्सेप्शन कैन ऑकर फॉर डिफरेंट रीजंस। उनके रीजंस क्या है, सबसे पहला रीजन, व्हेन द यूजर इंटर इनवैलिड डेटा। मैंने मेंशन करा हुआ है कि आपने जो डेटा रखना है वो स्ट्रिंग वैल्यू का रखना है और वहां आप इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं। मैंने वहां पर रखा हुआ है कि भाई यहां पर NIC नंबर आएगा और वहां पर नाम लिख रहे हैं, तो इनवैलिड टाइप का डेटा अगर हम इंसर्ट कर रहे हो, अ फाइल दैट नीड टू बी ओपन कैन नॉट फाउंड। फाइल ओपन करने जा रहे हैं लेकिन फाइल मिल ही नहीं रही, वहां मौजूद ही नहीं है। A network connection has been lost in the middle of communication। ये तो आपके साथ अक्सर होता ही रहता है, शेयरिंग बिल्कुल बीच में एक डिस्कनेक्ट हो गई, सही है ना, और वो आपको मैसेज दे देता है कि भाई ये मसला आ गया है, और मसला बताता है कि किस वजह से आपके पास ये डिस्कनेक्ट हो रहा है। The JVM has run out of memory। JVM जावा वर्चुअल मशीन जो है हमारे पास, जावा वर्चुअल मशीन अगर वो आउट ऑफ मेमोरी हो जाए तो इन कुछ वजूहात की वजह से हमारे पास जो है वो एक्सेप्शन राइज हो जाती है। अच्छा जनाब, अब हम आगे चलते हैं। When an error occurs inside a method, it creates an exception object and pass it to the runtime system। The object hold information about the type of error and the state of the program when the error occur। खैर इन तमाम चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और जो है इसको प्रैक्टिकली अभी हम परफॉर्म भी करते हैं इसे।
मिसाल के तौर पे अब यहां पर क्या बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन के अंदर द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एंड पासिंग इट टू द रन टाइम सिस्टम इज टर्म्ड एज थ्रोइंग एन एक्सेप्शन। एक हम यूज करते हैं एक्सेप्शन को थ्रो कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहां पर 3 फंक्शन बने हुए, सही है। मेरे पास इस वाले फंक्शन के अंदर एरर आता है तो मैं उसको थ्रो कर देता हूँ बी वाले फंक्शन के अंदर। इधर एरर आता है मैं उसको थ्रो कर देता हूँ ए के अंदर। अगर इधर एरर आता है तो मैंने एक सिलसिला बनाया हुआ है कि अगर इधर एक्सेप्शन आती है इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर अगर मैंने 2+2 करा हुआ है और कोई बंदा वहां पर 2+2 की जगह a+a दे रहा है, तो जाहिर बात है वो बोलेगा भाई ये अल्फा न्यूमेरिक एक्सेप्शन है कि यहाँ पर इंटीजर वैल्यू की जगह अल्फाबेटिकल वैल्यू क्यों दे रहे हैं। तो वो उसको हम थ्रो भी कर सकते हैं कि एक्सेप्शन अगर इस फंक्शन में ऐड वाले फंक्शन में मेरे पास एक्सेप्शन आ रही है तो ऐड की जगह सब्ट्रैक्ट का फंक्शन चल जाए या ये वाला मैसेज शो हो जाए, कुछ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से जो सी भी हम कंडीशन बनाते हैं। ठीक है, लिखा हुआ यहां पर क्या है, द फॉलोइंग फिगर शो द मेथड कॉल फ्रॉम मेन मेथड ए, मेथड बी एंड मेथड सी। खैर इन तमाम चीजों को जो है हम स्टेप बाय स्टेप आगे करेंगे और ताकि आपको फिर समझ में आएगा कि इसको हम किस तरीके से हैंडल करते हैं। और वही आपको ये बता रहे हैं कि एक्सेप्शन और कंट्रोल वगैरह किस तरीके से करते हैं। अच्छा, एक्सेप्शन की टाइप्स भी होती हैं। तो 2 टाइप्स जो मेन है, एक होता है चेक्ड एक्सेप्शन और दूसरा होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। अब ये दोनों, इन दोनों चीजों का पता होना जरूरी है। टाइप्स ऑफ एरर्स एंड एक्सेप्शन के अंदर, दीज आर एक्सेप्शन दैट अ वेल रिटन एप्लीकेशन मस्ट anticipate and provide method to recover from. For example, suppose an application prompt the user to specify the name of a file to be opened and the user specify the name of non-existent file. In such case, the java.io.file not found exception is thrown. जावा का मतलब क्या है, यहां पर जावा किस चीज का नाम है, एक पैकेज का नाम है। उस पैकेज के अंदर एक और पैकेज है जिसका नाम है आईओ। आईओ का मतलब है इनपुट आउटपुट। उसके अंदर फिर हमारे पास एक फाइल पड़ी हुई है जिसका नाम है फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जिसके अंदर हमने कोडिंग करी हुई होगी कुछ ना कुछ। ये बिल्ट इन फंक्शन, ये बिल्ट इन क्लास है। ठीक है, कि अगर हम कोई फाइल एक्सेस करना चाह रहे हैं और उस जगह पे वो फाइल मौजूद नहीं है, यानी कि ये चीज यूजर के हाथ में ना, तो दैट इज कॉल्ड, ये चीज हमारे पास चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर आती है। इस तरह की एक्सेप्शन अगर कोई आ रही है तो। एक और चीज बता रहे हैं यहां पर, हाउएवर अ वेल रिटन प्रोग्राम की बात जब आती है तो उसका मतलब है इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, लॉजिकल कोई भी एरर नहीं है, यानी कि सिंटैक्टिकली कोई भी एरर नहीं है, सॉरी सिंटैक्टिकली। ठीक है, a well written program will have the code block to catch this exception and inform the user of mistake by displaying an appropriate message. In Java, all exceptions are checked exception except those indicated by error, runtime exception and their subclasses. तो बोल रहे हैं कि एरर, रन टाइम एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन की जितनी भी सब क्लासेस है उनके अलावा जितनी भी किस्म की एक्सेप्शन है वो आपके पास चेक्ड एक्सेप्शंस कहला रही होती है। अब दूसरी हाथ में अनचेक्ड के क्या बोल रहे हैं, एरर। जैसे कि पीछे बोला कि एरर हमारे पास क्या होता है, कोई भी अगर एरर आ जाए तो ये अनचेक्ड एक्सेप्शन होती है। These are exceptions that are external to the application. वो एक्सेप्शन जो चेक थी वो इंटरनली एप्लीकेशन के अंदर पाई जा रही थी, लेकिन ये एक्सटर्नली एप्लीकेशन के बाहर है। अब लिखा हुआ क्या है, द एप्लीकेशन यूजली कैन नॉट एंटिसिपेट और रिकवर फ्रॉम एरर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज द यूजर स्पेसिफाई करेक्ट फाइल नेम, फाइल का नाम करेक्ट है, फॉर द फाइल टू बी ओपन एंड द फाइल एग्जिस्ट ऑन द सिस्टम, सिस्टम में फाइल भी मौजूद है और नाम भी यूजर सही दे रहा है फाइल का, लेकिन फिर भी वो फाइल ओपन नहीं हो रही। तो उसकी क्या वजह है? However, the runtime fails to read the file due to some hardware or system malfunctions. आपकी हार्डवेयर में या कोई प्रॉब्लम है या आपके पास कोई एंटीवायरस नहीं है, वायरस घुसा हुआ है सिस्टम में, इसकी वजह से वो ओपन नहीं हो पा रहा, ये आपके पास एक एरर है। That is not your checked exception. आ रही बात समझ में? बहुत दफा ऐसा होता है ना कि यार यूएसबी में डेटा तो है, खुल नहीं रहा यार,
ठीक है, तो डेट इज योर एरर. Such a condition of unsuccessful read through the java.io.io error exception. तो अगर इस तरह की कोई सूरत होती है तो उसको हैंडल कौन सी क्लास करती है? java.io की .io एक एरर वाली क्लास इसको हैंडल करेगी अगर इस तरह का कोई सिनेरियो आ जाएगा तो. In this case, the application may catch this exception and display an appropriate message to the user or leave it to the program to print a state trace and exit. Error or exception generated by error class and its subclasses. तो बोले एरर हमारे पास कुछ इस तरह की एक्सेप्शन है जो कि एरर क्लास और उसकी सब क्लासेस, सब क्लास का मतलब कि उसकी चाइल्ड क्लासेस के अंदर से ही कोई ना कोई मैसेज शो होगा आपके पास. तो ये तमाम जो क्लासेस बता रहा हूँ ये बिल्ट इन जावा के अंदर बनी बनाई रखी हुई है, हमने जिसको यूज करने का तरीकेकार सीखना है. दूसरी हमारे पास कौन सी एक्सेप्शन थी? रन टाइम एक्सेप्शन. तो these exceptions are internal to the application and usually the application cannot anticipate or recover from such exception. These exceptions usually indicate programming errors such as logical error or improper use of an API. अगर हमने किसी API का गलत इस्तेमाल करा हुआ है या कोई लॉजिकल अगर एरर हमारे पास आ रहा है तो फिर वो रन टाइम एक्सेप्शन के ऊपर मतलब लॉजिकल एरर का मतलब क्या है? लॉजिक सही नहीं है, कोड सही है, लॉजिक सही नहीं है उसका. ठीक है. For example, suppose a user specify the file name of the file to be open. However, due to some logical error, a null is passed to the application. हमने कोडिंग के अंदर कोई मसला करा हुआ है कि हम उसको पाथ की जगह नल पास करवा रहे हैं वैल्यू. Then the application will throw a null pointer exception. Null pointer exception का मतलब क्या है कि हमें वो चीज मिल नहीं रही, वहां पर कुछ भी नहीं है जहां पर आप कोई चीज एक्सेप्शन कर रहे हो. ये हमने कोडिंग के अंदर गड़बड़ करी हुई है, लॉजिकल मसला है, सिंटैक्सली मसला नहीं है, लॉजिकल मसला. एरर नहीं देगा वो, लेकिन हम लॉजिकल यूज करना नल साइन करवा रहे हैं. आपकी मर्जी है ना, स्ट्रिंग में या तो फाइल का नाम सेव करा दो या नल वैल्यू सेव करा दो, आपके हाथ में नहीं है. तो आपने कोई इस तरह की काम अगर करा हुआ है तो ये आपके पास रन टाइम एक्सेप्शन कहला रही है, जो कि जब प्रोग्राम रन होगा उसके बाद ही उसका आंसर सामने आएगा. The application can choose to catch this exception and display appropriate message to the user or eliminate the error that caused the exception to occur. Runtime exception are indicated by runtime exception class and its subclasses. अच्छा जनाब, अब नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए. Error and runtime are collectively known as unchecked exception, जबकि in Java object class is the base class of entire class hierarchy. ये तो आप सबको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्लास, एक हमारे पास क्लास है जिसका नाम क्या है? ऑब्जेक्ट है, जो कि आपकी रूट क्लास, बेस क्लास, पेरेंट क्लास, जितनी भी क्लासेस जावा के अंदर मौजूद है वो तमाम की तमाम अगर कहीं ना कहीं से एक्सटेंड हो रही है तो कहां से होंगी? ऑब्जेक्ट. कहीं ना कहीं से वो पहुंच के कहां पहुंच जाएगा? वो ऑब्जेक्ट का. जैसे इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चलते हुए आ रहे हैं ना, इसी तरह जावा कहां से चलती हुई आ रही है? ऑब्जेक्ट क्लास से चलती हुई आ रही है. सबका पेरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास है. ठीक है, आगे चलते हैं. थ्रोएबल क्लास इज द बेस क्लास ऑफ ऑल एक्सेप्शन क्लास. चाहे वो रन टाइम एक्सेप्शन हो, चाहे वो चेक्ड एक्सेप्शन हो, चाहे वो अनचेक एक्सेप्शन हो, जितनी भी एक्सेप्शन है, चाहे एरर हो, जितनी भी एक्सेप्शन की क्लासेस है, चाहे io.io एरर हो, चाहे io null pointer एक्सेप्शन हो, चाहे अल्फा न्यूमेरिक एक्सेप्शन हो, कोई सी भी एक्सेप्शन की क्लास हो, उन सब का पेरेंट कौन सी क्लास होगी? थ्रोएबल. थ्रोएबल का तो पेरेंट कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट पहुंच ही जाएगा, लेकिन इन एक्सेप्शन की पेरेंट कौन सी है? थ्रोएबल. ऑब्जेक्ट क्लास इज द बेस क्लास ऑफ थ्रोएबल. तो यहां पर ही बात बता दी कि ऑब्जेक्ट क्लास बेस क्लास है किसकी? थ्रोएबल की. यानी कि पेरेंट क्लास, बेस का मतलब पेरेंट ही है ना. और थ्रोएबल क्लास हैज टू डायरेक्ट सब क्लासेस, नेमली एक्सेप्शन एंड एरर. यानी कि हमने पढ़ा था ना, जो है एक पेरेंट के दो चाइल्ड हो सकते हैं ना, तो दो क्लासेस है हमारे पास, एक्सेप्शन और एरर, जो कि डायरेक्टली जिनके पेरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट है. आंखें खोल के देखो, थ्रोएबल है. सही है. नीचे आ जाओ. अब यहां पर आपको उसके दिखा भी रहे, तो थ्रोएबल है जिससे डायरेक्टली दो क्लासेस निकल ली है, एक एरर और एक एक्सेप्शन. अब एक्सेप्शन के अंदर हमने बात करी, एक रन टाइम एक्सेप्शन है. अब रन टाइम एक्सेप्शन के अंदर उसकी सब क्लासेस कौन सी है? तो जितनी भी रन टाइम एक्सेप्शन है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, एरे स्टोर एक्सेप्शन, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन,
नल पॉइंटर एक्सेप्शन, सिक्योरिटी एक्सेप्शन, ये तमाम की तमाम किसकी पेरेंट है? रन टाइम एक्सेप्शन की। रन टाइम एक्सेप्शन की पेरेंट कौन सी? एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन की पेरेंट क्या है? थ्रोएबल। और थ्रोएबल का पेरेंट क्या है? ऑब्जेक्ट। कुछ कहानी समझ में आ रही है? इसी तरह एक्सेप्शन की डायरेक्ट रन टाइम एक्सेप्शन चाइल्ड है, क्लास डॉट फाउंड एक्सेप्शन, इलीगल, और इस तरह ये इसकी डिटेल है। इधर आ जाए दूसरी साइड तो एरर, असर्शन एरर, लिंकेज एरर, थ्रेड डेट एरर, वर्चुअल मशीन एरर। तो ये तमाम की तमाम इस तरह के एरर्स जो आते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो वो एरर की क्लास हैंडल करेगी और उसकी सब क्लासेस हैंडल करेगी। ठीक है, जो कोई ना कोई हार्डवेयर की प्रॉब्लम की वजह से आ रहे होंगे या कोई सिस्टम में वायरस वगैरह की वजह से जो भी आ रहे होंगे। ठीक है बेटा। अच्छा जनाब, अब यहां पर इनकी डिटेल है कि कौन सी क्लास का क्या काम है। तो अब इससे आगे चलने से पहले मैं मजीद आपको कुछ थ्योरी बताऊं, कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल हम यहां पर करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब बेटा इसकी ये डिफरेंट फंक्शन है, साथ साथ में अभी पीछे लेकर आऊंगा आपको और उसके ऊपर काम करेंगे। अब यहां पर बता रहे कि एरर को हैंडल किस तरीके से करना है। तो हमारे पास एरर को हैंडल करने के लिए मैंने आपको जो है एक चीज हमारे पास होती है जिसका नाम क्या है? ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है। ट्राई के अंदर हम अपना कोड लिखते हैं जिसके अंदर हमें अंदेशा ये होता है कि दिस कोड एक्सपेक्टेड सम एरर, कि इस कोड के अंदर कोई रन टाइम एरर या रन टाइम एक्सेप्शन या कोई सी भी एक्सेप्शन आ सकती है। अगर तो ट्राई के अंदर जो काम हम करेंगे वो सही हुआ तब तो नॉर्मल प्रोग्राम चल जाएगा, वरना ट्राई के नीचे हम कैच ब्लॉक बनाएंगे जो कि आपके एरर को कैच कर लेगा और आपके पास क्या करेगा? उसका कोई मैसेज शो करवा देगा कि भाई ये एरर आ रहा है आपके प्रोग्राम के अंदर। तो इस तरह का ट्राई का ब्लॉक होता है जो कि ट्राई से स्टार्ट होता है और उसकी कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होती है और एंड होती है, और इसके अंदर अपनी कोडिंग लिख देते हैं। ठीक है। और नीचे आते हैं और ये कैच का ब्लॉक है जिसके आगे पैरेंथेसिस होती है, जिसके अंदर आप ये चीज मेंशन करते हैं कि जो ऊपर कोड आया है अगर इसके अंदर कोई एरर आएगा तो किस किस्म का एरर आ सकता है वो नीचे आप कैच करवाएंगे। वो आप नीचे क्या करवाएंगे? कैच करवाएंगे इसके अंदर। और कैच ब्लॉक हैंडल एक्सेप्शन ड्राइव फ्रॉम थ्रोएबल क्लास, जो कि थ्रोएबल क्लासेस के अंदर मौजूद होगी। अब थ्रोएबल क्लासेस के अंदर कौन कौन सी क्लासेस मौजूद है एक्सेप्शन की? सारी की सारी थ्रोएबल के अंदर ही मौजूद है। यानी कि जब पेरेंट सबका थ्रोएबल बन गया तो थ्रोएबल तमाम की तमाम चाइल्ड क्लासेस को एक्सेस कर सकता है ना। तो वही बोलने कैच ब्लॉक जो के आगे जो भी हम एक्सेप्शन लिखेंगे ना वो उनमें से होगी, जो भी मैंने एरर में से होगी या एक्सेप्शन में से होगी या जितनी वटएवर मैंने आपको पीछे बताई है। अच्छा जनाब, यहाँ पर आप एक इन्होंने एग्जाम्पल बना दी है, बहुत ही आसान सी एग्जाम्पल इन्होंने दे दी है। इसको हम देखते हैं नेटबीन्स के ऊपर। मैं एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ सेशन 12 के नाम से, और फिर इसके अंदर हम एक मैथमेटिक्स की क्लास बनाएंगे और उसके अंदर हम काम करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट्स में जाता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ मैं फाइल में, न्यू प्रोजेक्ट में जावा सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं सेशन 12 और आपके बैच कोड यही है। ये है सेशन 12 बना रहे फोल्डर है, फोल्डर सेशन 12 के नाम से। सेशन 12 के नाम से हमने एक फोल्डर बना दिया और इसके अंदर अब हमें काम करना है आज। यहीं पे हमने फाइल बना दी और हमने यहां से इसको, अच्छा मैथमेटिक्स क्या नाम रखना है क्लास का? मैथमेटिक्स। अच्छा जी, मैं इसको याद करते रहे छोटा सा, तो MAD और फिर मैटिक्स। चीजें याद करने के लिए ना उनको तोड़ना पड़ता है। हाँ। केमिस्ट्री के आपके वो होते थे ना पीरियोडिक टेबल, उसको तो हमने क्या क्या लफ्ज बनाकर याद रखे थे। उसकी उसने ये करा तो उसकी पता नहीं क्या क्या करके पीरियोडिक टेबल पढ़ा है ना, याद होगा आप लोगों को।
एग्जाम में आते थे ना, इसका कौन सा नंबर है, इसकी क्या वैल्यू है, इसकी ये वो। खैर वो सब चीजें भी एक अच्छी चीज है, पता होना चाहिए सबको। अच्छा जनाब, अब हमने करना क्या है यहाँ पर, हमने एक फंक्शन बना लिया। अच्छा जनाब फहीम, ये क्या चीज है? जिससे पूछ रहा हूँ वो जवाब देगा सिर्फ। हाँ फहीम। हाँ, कमिट्स कौन से टाइप के कमिट्स है? हाँ, कमिट इंटीजर टाइप के कोई होते हैं? इस कमिट्स का क्या नाम है? कितनों को पता है? हाथ खड़ा करें, ऊपर हाथ खड़ा करें, नजर है। हाँ हिना बताओ, कमिट्स का नाम क्या है? हाँ, जावा डॉक कमिट्स। अगर डबल स्टेरिक लगा हुआ है तो ये जावा डॉक कमिट है, अगर सिंगल स्टेरिक लगा होता तो ये मल्टी लाइन कमिट्स, मल्टी लाइन कमिट्स। ठीक है, अगर डबल स्टेरिक लगा हुआ है तो ये जावा डॉक कमिट, और अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ और इस तरह डबल स्टेरिक तो ये सिंगल लाइन कमिट है। जावा डॉक कमिट के अंदर असल में बता ये होते हैं कि नीचे जो हम काम कर रहे हैं ना उसके अंदर पैरामीटर का नाम क्या क्या रखे हुए। देखो num1 रखा हुआ है तो यहाँ पर भी num1 पास हो रहा है, दूसरा पैरामीटर num2 तो यहाँ पर भी num2 रखा हुआ है, और फंक्शन का रिटर्न क्या कर रहा है? वॉइड, तो वॉइड रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर देखो रिटर्न टाइप वॉइड है ना बेटा, वर्किंग बिल्कुल है, क्यों नहीं है? आप जब सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसकी जब डॉक फाइल नहीं बनेगी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनेगी तो आप क्लाइंट को कैसे समझाओगे, या कल को अपनी टीम को कैसे समझाओगे आप? तो बहुत जरूरी है, और मैंने आपको उसकी HTML फाइल बनाकर नहीं दिखाई थी, भूल गए सब? तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता कि कल को अगर आपको पता हो कि आपने खुद की क्लास बनाई हुई है तो उस क्लास में आपने क्या क्या काम करा था, तो क्या आप पूरी कोडिंग देखोगे? नहीं, आप उसकी डॉक फाइल ओपन करोगे, जो आपने HTML की फाइल क्रिएट कर लोगे, उसके अंदर ये सब चीजें आप देखोगे। तो खैर ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो मैं फिलहाल यहाँ पर उस चीज को मैं लेकर दोबारा नहीं चल रहा, आप लोग पीछे वीडियोस में देख लीजिएगा अगर भूल गए हो तो। जब सवाल करूँ ना उस वक्त आंसर आना चाहिए, पता नहीं क्यों आप लोग जो है ना काम करते हैं ऐसे जिससे ना इंसान का दिमाग खराब हो जाए फिर। अच्छा, एक डिवाइड का फंक्शन बना है जिसके आगे कितने पैरामीटर पास हो रहे हैं? 2। यार इतना लंबा चौड़ा कर रहे हैं, पहले मैं आपको सिंपल कहानी समझाया तो उसके बाद ये सब करते रहेंगे। ठीक है, पहले सिंपल, बिल्कुल सिंपल करते हैं, जितना सबको आता है इतना मुझे अंदाजा है कि जिस तरीके से मैं अभी करूंगा उतना काम सबको आता ही होगा। मैं लिखता हूं इंटीजर इंटीजर num1 इज इक्वल टू 10, इंटीजर num2 इज इक्वल टू 20, इंटीजर num3 इज इक्वल टू num1 प्लस num2। ठीक है, और इसको मैं प्रिंट करवा देता हूं। ठीक है जनाब, मैं num3 करूंगा, क्या आउटपुट आएगा? 30 आएगा। ठीक है ना, 30 आ गया। अब मैं इसको करता हूं डिवाइड, फिर क्या आंसर आएगा? 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि हमने इंटीजर रखा है ना इसलिए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर num2 की वैल्यू कर देता हूँ 0 तो अब क्या एरर आएगा? एक्सेप्शन, दैट इज योर एक्सेप्शन केस। यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ये क्या बता भी रहा है यहाँ पर, कौन सी एक्सेप्शन है? अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय 0। और हमने कहां पर पढ़ा था अर्थमेटिक एक्सेप्शन? हमारे पास कहां पर थी, किसके अंदर थी? ये रनेबल एक्सेप्शन के अंदर। तो प्रोग्राम रन हुआ उसके बाद ही पता चला ना। हाँ हाँ है, हाँ ना, यही ना रन टाइम एक्सेप्शन में। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा रनेबल बोल लो, अच्छा भाई गलती हो गई, रन टाइम एक्सेप्शन में। सही है, अब आगे चले।
अब हमने इसको क्या करना है कि इस मैसेज की जगह पे ये जो एरर आ रही है, जो हमारा प्रोग्राम क्या हो रहा है कि अंदर एरर आ रहा है, इसको खत्म करके हम इसको कंट्रोल करें। तो ये पूरा कोड में लिखता हूँ ट्राई के अंदर, ट्राई लगा, कंट्रोल स्पेस दबा, ये लिख दे तो ट्राई कैच का ब्लॉक आ जाएगा आपके पास। सही है। हमने करना क्या है कि यहां से ये पूरा कोड उठाया और इसको हमने ट्राई में रख दिया, कंट्रोल वी प्रेस करके। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई सबके दिमाग में। और कैच के अंदर देखो बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शन, आपको पता है कि एक्सेप्शन पेरेंट क्लास है जिसके अंदर चाइल्ड क्लास मौजूद है अरिथमेटिक एक्सेप्शन की, ऐसा ही है ना। देखो एक्सेप्शन के अंदर ही है ना ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन, यानी कि इसके चाइल्ड का चाइल्ड है, तो ये इसको एक्सेस कर सकते हैं ना एक्सेप्शन, तभी डायरेक्टली एक्सेप्शन यहां पर आ गया। लेकिन अगर हमें पता है तो हम लिख देते इसको अरिथमेटिक एक्सेप्शन। क्या स्पेस ई क्या है ये? देखो बेटा, जब आप कोई वेरिएबल लिखते हो तो लिखते नहीं हो कि इंटीजर नम, तो ये नम क्या है? वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है किसी क्लास का। तो यहां पर भी ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। सही है ना। आप ई लिखो, ए लिखो या कुछ भी लिख दो, इसका नाम चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ई रखते हैं, एक स्टैंडर्ड है, ई लिखते हैं हम लोग। नहीं लिखे, आपका दिल नहीं चाह रहा, आप नहीं लिखो। अच्छा जनाब, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। अब ये क्या कर रहा है? गुस्सा दिखा रहा है। ठीक है, सजेशन नहीं दे रहा मैं, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर जाता हूं और इसको कॉपी कर लेता हूं यहां से, और इसकी जगह लाकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। ठीक है जनाब, अरिथमेटिक एक्सेप्शन हमारे पास इंपोर्ट, इंपोर्ट अभी देख लेते हैं। और इसके अंदर मैं क्या करता हूं, अब ऑब्जेक्ट क्या है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्या रखा है हमने? ई रखा है ना, ई। तो इसके अंदर जाहिर बात है क्लास है ना अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन के अंदर कुछ फंक्शंस भी लाजमी होंगे। तो इसके अंदर हम एक फंक्शन यूज करेंगे डॉट, अब ये तमाम इसके फंक्शन है, तो मैं गेट मैसेज वाला फंक्शन यूज करूंगा कि हमारे पास जो मैसेज शो रहा है वो आ जाए। और अब मैं इसको चलाता हूं तो सिर्फ मैसेज आया डिवाइड बाय 0। ठीक है, और तो मैं यहां पर इसको एक साथ में स्ट्रिंग वैल्यू भी कॉन्कैटिनेट कर सकता हूं, और यहां लिख देता हूं कैन नॉट डिवाइड बाय 0। आ रही बात समझ में? हाँ जी। अच्छा जनाब, इस तरह से ना मकसद, हाँ देखो वो तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो रही थी, रेड कलर से इस तरह एरर आता। अब इस तरह हमें पता चल गया कि मैसेज क्या है। क्लाइंट को तो समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, तो क्लाइंट को तो एक तरीके से बात समझा रही है ना कि भाई ये मैसेज आ सकता है, अब उसको समझ में आ जाएगा। अब देखो आपका कैलकुलेटर जो बनाया ना, ये इस कैलकुलेटर को मैं अगर चलाता हूँ, मैं 10 डिवाइड बाय करता हूँ 0, कैन नॉट डिवाइड बाय 0, प्रोग्राम क्रैश तो नहीं करा ना इसने? इसने भी मैसेज शो करवाया जो मैंने अभी आपको कंसोल पे सिखाया। बिल्कुल बिल्कुल, इसके पीछे भी यही राज है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। क्लियर? अब इसी काम को हम करते हैं फॉर्म के ऊपर। अब मैं लेता हूं जे फ्रेम फॉर्म और यहां पर लिखता हूं एक्सेप्शन। ठीक है, और फिनिश कर देता हूं। अब फॉर्म के थ्रू हम काम करते हैं एक्सेप्शन के ऊपर कि सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर यूजर कोई डेटा डाल रहा है तो किस तरीके से शो। मैं सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट फील्ड उठाता हूं, यहां रखता हूं, और एक अदद लेबल उठाऊंगा, मैं यहां रख दूंगा। बहुत जो है ना ऐसी फजूल सा बना रहा हूं मैं, आप लोग अच्छा बनाइएगा, ऐसा नहीं बनाइएगा। ठीक है जनाब, और इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा, और इसको मैं एडिट करके गायब कर देता हूं। इंटर फर्स्ट नेम कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको हम करते हैं दोबारा से राइट क्लिक करके एडिट इंटर। अच्छा फर्स्ट जी नेम हो गया ये,
सेकंड नंबर इंटर फर्स्ट नंबर इंटर सेकंड नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर इंटर सेकंड नंबर, और एक और भी हमने यहाँ पर फील्ड बना लिए, और एक और मैंने ये दोनों को कॉपी करा और नीचे लाकर रख दिया यहाँ पर। और इसके अंदर मैं करता हूँ क्या, ऐसे मैं रिजल्ट लिख देता हूँ उसमें, ठीक है, रिजल्ट, और रिजल्ट यहाँ पर कोई ना कोई रिजल्ट आ जाएगा। राइट क्लिक करो इसके अंदर, तो हमारे पास इसका नाम क्या है, टेक्स्ट फील्ड 1 है, इसका नाम क्या है, टेक्स्ट फील्ड 2 है, जबकि इसका नाम क्या है, 3 है। सही है। अब हम बनाते हैं एक बटन, और बटन पे लिखता हूं मैं डिवाइड, ठीक है, और यहां से मैं इसको थोड़ा साइज कर देता हूं छोटा। अब मैं इसको चलाता हूं जरा, तो ये तो पुराना वाला प्रोग्राम दिखा रहा है ना, पुराना वाला। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसको एज अ मेन चलाना है, तो प्रॉपर्टीज में जाएंगे, प्रोजेक्ट की रन में जाएंगे, और यहाँ पर जाएंगे किधर, ब्राउज में, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन फॉर्म का नाम है ना हमारे, असल में क्लास है ना ये, देखो ना ये क्लास एक्सेप्शन की, जब मैं खुद से बनाई है। तो अब मैं इसको चलाता हूँ, तो हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्म आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें करना क्या है कि मैं जब यहाँ पर कोई वैल्यू लिखूं और जहाँ पर लिखूं तो डिवाइड पे क्लिक करूं, तो क्या हो जाए, यहाँ पर डिवाइड होकर आंसर आ जाए। तो हम यहाँ पर जाते हैं बटन, बटन पे क्लिक करने पे काम हो रहे हैं ना, तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और इवेंट पे जाता हूँ, और यहाँ पर जाता हूँ माउस क्लिक्ड, ठीक है। जब माउस क्लिक्ड हो फिर काम हो। बटन का नाम जे बटन 1 माउस के नाम से हमारा बटन है, जे बटन 1। बटन का नाम आप चेंज भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। ये तमाम चीज़ें कैलकुलेटर की वीडियो के अंदर मैंने समझा दी थी, जब कैलकुलेटर की क्लास ली थी मैंने, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरह नाम वगैरह रखने। अच्छा, इसका नाम क्या है, जे टेक्स्ट फील्ड 1। मुझे इन दोनों वैल्यूज को उठाना है और एक वेरिएबल में सेव कराना है और कन्वर्ट करना है, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे इंटीजर num1 बनाता हूं मैं, इज इक्वल्स टू जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट करूंगा, सेट करूंगा, पहले गेट करूंगा ना वहां डेटा, गेट टेक्स्ट। एरर क्यों आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, जल्दी से आंसर। ये स्ट्रिंग वैल्यू है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि टेक्स्ट फील्ड में जो भी वैल्यू होती है ना, वो स्ट्रिंग टाइप की होती है। हाँ भाई, स्ट्रिंग का मतलब क्या है, हाँ कैरेक्टर, यानी कि असल वो कैरेक्टर्स होते हैं, उसके अंदर डबल कोड के अंदर कोई चीज रखते हैं ना, उसको वो समेबल नहीं होती है। हम 2+2 करेंगे तो 22 दिखाएगा, 4 नहीं करेगा उसे। तो हाँ जी, कौन कोऑर्डिनेट कर देता है, बिल्कुल ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह करेंगे हम, बताएं मुझे। इंटीजर में कन्वर्ट करना है। इंटीजर हमारे पास रैपर क्लास है, इंटीजर नहीं, ये इंटीजर हो गया। सबर करो एक मिनट, दरअसल मैं इसको असाइन किसके अंदर करा रहा हूँ, इंटीजर में ना, तो इसलिए इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। पार्स इंटीजर करेंगे तो देखो इस फंक्शन क्या ले रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है अपने अंदर, और मैं यहाँ पर क्या रख दूंगा, ये वैल्यूज को पूरी उसके ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, ठीक है जनाब। अब इसने क्या करा, इसको कन्वर्ट किस में कर दिया, इंटीजर में, और num1 के अंदर असाइन कर दिया। सेम काम यही मैं num2 के लिए करूंगा, और यहां पर दूसरी फील्ड का डेटा उठाऊंगा, ठीक है जनाब। अब मैं इसको करता क्या हूं, इंटीजर num3 इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2, सही है। और शो का करवाना है, ये टेक्स्ट फील्ड 3 में ना, डॉट सेट टेक्स्ट करवाना है, तो इसके अंदर num वैल्यू num3 करवाना है। तो बेटा अब ये कोई स्ट्रिंग वैल्यू मांग रहा है, लेकिन num3 एक इंटीजर वैल्यू, क्योंकि सब होकर इंटीजर में है ना, तो जिस तरह जब वहां से डेटा उठाया था, स्ट्रिंग में उठाया, इंटीजर में कन्वर्ट करा और काम करा उसके साथ, तो जब दोबारा वहां रखेंगे तो दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसे रखना है।
तो दोबारा से हम कौन सी क्लास को यूज करेंगे? इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है ना, तो देखो स्ट्रिंग कंडीशन ये बन रही है ना, क्योंकि यहां से स्ट्रिंग वैल्यू आ रही थी असाइन इंटीजर के अंदर, क्योंकि इंटीजर वैल्यू ही सम करेगी ना, इंटीजर वैल्यू सम, स्ट्रिंग सम तो नहीं कर सकता ना, इसलिए। अब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूं, मैंने लिखा 12, ये 12 लिखा है और डिवाइड कर दिया 20 आ गया, प्लस हो गया। मुझे करना है इसकी जगह डिवाइड, तो मैं प्लस की जगह डिवाइड कर देता हूँ और अब चलाता हूँ उसे। 10 डिवाइड बाय 1 आ गया, लेकिन मैं करता हूँ 10 डिवाइड बाय 0, ये देखें इतने बड़े बड़े एरर आ गए, एक्सेप्शन हो गई। हमारे पास कोई एरर ही नहीं आया। अब क्लाइंट के पास ये चीज़ नहीं चल रही होगी, क्लाइंट के पास सिर्फ ये चल रहा होगा, वो बोले यार आंसर नहीं आ रहा, क्या हो गया, ये आंसर नहीं आ रहा। वो बार बार क्लिक करता रहेगा, हमारे पीछे प्रोग्राम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एरर बढ़ते आएंगे बढ़ते आएंगे बढ़ते आएंगे, एक वक्त आ जाएगा रिस्पॉन्ड नॉट रिस्पॉन्डिंग और आपके पास एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। समझ रहे? इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली हमने सबको कंट्रोल करते हुए चलना है। जब आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आप ट्राई कैच हर जगह लगा रहे होते हैं। अभी तक तो आप सिर्फ काम ही कर रहे थे ना, अब थोड़ा आगे जा रहे हो। समझ रहे? मतलब सब क्लाइंट्स अलर्ट रहने हैं। बिल्कुल, जब भी हम डेटाबेस पे काम करेंगे ना आगे जाकर, वो भी ट्राई कैच के अंदर ही करेंगे। एक क्लाइंट काम कर लिया, मतलब क्या मतलब? एक क्लाइंट का भी हाँ, सॉफ्टवेयर बना के तो उस सॉफ्टवेयर बनाते वक्त ये चीजें करनी है ना, कि क्लाइंट जब यूज कर रहा हो, वो कहीं और नहीं है, यानी कि अगर कोई प्रोग्रामर उसके इस प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम हो तो हम ये इसको मैसेज शो करवा सकते हैं, प्लीज जो है कंसर्न टू योर, जिन्होंने आपको सॉफ्टवेयर दिया उनसे कनेक्ट करें, इस तरह की आप मैसेज शो करवा सकते हैं। हाँ, तो ये अब आपका दिमाग है, आप किस तरीके से उसको कंट्रोल में रखें। ये तो आप वो तो ये नहीं कर सकते कि इसकी और के बाद चले जाए। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकता। अभी मेरे पिछले स्टूडेंट्स ने एक प्रोजेक्ट बनाया, वो बोला मैंने बना कर दिया, उन्होंने मुझसे यूजर ने पासवर्ड मांगा, वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट था, बोला मैंने सब कुछ दे दिया उन्हें। मैंने बोला बहुत बड़े आप इंसान, आपने उनको एडमिन पैनल क्यों दिया? मैंने बोला उनको एक नॉर्मल यूजर बनाकर उसको सिर्फ लिमिटेड एक्सेस दे रहे थे कि सिर्फ ये एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो बोला उन्होंने मांगा, तो मैंने बोला प्रोजेक्ट लेते वक्त आपने बात करी थी उनसे? मैंने बोला, उन्होंने बोला नहीं। मैंने बोला तो फिर जाहिर सी बात है वो आपसे मेंटेनेंस क्यों कराएंगे, उनको कोई सस्ते मिल गया, कोई उससे मेंटेनेंस कराने लग गया। और उस बंदे ने उसी की वेबसाइट बनाई भी को, कॉपी राइट्स में अपना नाम लिख दिया और 2-3 चीजें चेंज करी, और भाई बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें होती है कि जब आप काम करते हो ना। अच्छा जनाब, अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसे ट्राई पे रख दिया पूरा कोड, और यहाँ पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रही थी हमारे पास। अर्थमेटिक एक्सेप्शन और यहाँ पर मैं ई डॉट गेट मैसेज दोबारा से चलाते हैं। ये तो खैर चल ही रहा है, क्लोज करते हैं और दोबारा चलाते हैं। ठीक है, दोबारा में लिखता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 0, 10 डिवाइड बाय 0 लिखा और डिवाइडर में क्लिक करूंगा तो हमारे पास मैसेज आ गया। अभी भी यूजर को समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए डायलॉग बॉक्स बनाना पड़ेगा। ये हाँ, जे ऑप्शन पे डॉट शो मैसेज, दिस का मतलब क्या है, और इसके अंदर ये मैसेज शो हो जाए। कहाँ पर? डायलॉग बॉक्स के अंदर, यानी कि इसी क्लास के अंदर शो हो जाए। अब मैं 10 लिखता हूँ, डिवाइड बाय 0, डिवाइड पे क्लिक करा। अब समझ में आ रहा है क्लाइंट को कि अच्छा ये मसला है इसके अंदर, कि या मैं इसको और मजीद वही मॉडिफाई कर देता हूँ कि मैं इसके अंदर शो करवा दूँ जो है
और ठीक है जनाब, सही है बेटा। तो देखो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन ही मैंने आपको दिखा दी एक तरह से कि अब क्लाइंट किस तरह यूज कर रहा होगा, और ये ट्राई कैच। देखो बेटा, अगर हम चीज पहले कंसोल में नहीं सीखते तो हमारे कॉन्सेप्ट फॉर्म पे फिर क्लियर नहीं होते, इसीलिए हम हर चीज को पहले कंसोल के ऊपर करते हैं ताकि आपके लॉजिक क्लियर हो जाए। उसके बाद जीयूआई में करे, किस जगह भी करे, वेबसाइट पे करे या कहीं पे भी करे, वो एक अलग मैटर है। ठीक है जनाब। तो मजीद एक्सेप्शन हैंडलिंग को हम जो है फिर आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी जो नेटबीज ऑन करें और इतना काम करें, इतना मैंने करवाया है, स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज़ का।